ऐश्वर्या राय को ईडी ने समन भेजा है। ठीक है, ऐश्वर्या राय को ईडी ने समन भेजा है। अब ये जो खबर है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम इससे समझ सकते हैं। ठीक है, अब ऐश्वर्या राय इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर, इसमें इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें हैं जो एग्जाम के लिए हमें समझना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी पीसीएस की पढ़ाई करनी है, ठीक है, उसमें इकोनॉमिक्स जो होता है उसमें 30% इकोनॉमिक्स ऐसी होती है जो कि आपको थ्योरी आती है, लेकिन 70% ऐसी चीजें होती हैं जो थोड़ा सा करंट अफेयर्स जुड़ी होती हैं इसके अंदर। और आज का जो खबर है ये, जिसमें ऐश्वर्या राय को ईडी का मतलब होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उन्होंने समन भेजा है। समन का मतलब है कि बुलावा, वो ये चीजें हैं, ये एग्जाम में आपको पूछ सकता है। अब इसके पीछे की थोड़ी स्टोरी समझनी पड़ेगी, है क्या। देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम क्या है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या, ईडी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक ऐसी एजेंसी है जैसे कि सीबीआई होती है, ठीक है, जैसे कि इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट होता है, वैसे ईडी डिपार्टमेंट है जो विदेश में ब्लैक मनी वगैरह जो होता है उन सबको ये ऐसे केसेस ईडी डील करती है। अब मैंने यहां पे नाम लिया आपको ब्लैक मनी। ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट क्या चीज होती है पहले समझते हैं। क्या कोई पैसा काला हो जाता है? क्या मतलब है ब्लैक मनी? ब्लैक मनी क्या चीज कहेंगे आप? ब्लैक मनी का मतलब होता है कि ऐसा पैसा जिसका टैक्स पे ना किया गया हो, सरकार से जानकारी छुपा ली गई हो, नो टैक्स। ठीक है, उसे कहते हैं ब्लैक, कहते हैं उसे हम। जैसे कि आपने कोई सामान खरीदा, बिल नहीं लिया तो सरकार के पास इंफॉर्मेशन तो गई नहीं कि सामान का जो है लेन देन हुआ है, तो जितना भी पैसा होगा ब्लैक में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा पैसा जिसमें कोई टैक्स की इंफॉर्मेशन सरकार को ना जाए वो ब्लैक मनी कहलाता है। वो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है ये। ठीक है, तो ब्लैक मनी के जो केसेस होते हैं खासकर विदेश के अंदर, फॉरेन के अंदर, ठीक है, फॉरेन के अंदर, फॉरेन। अब ये फॉरेन के अंदर कैसे मतलब होता है इसको समझते हैं, क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट। अब मान लो ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। अब इंडिया में एक सरकार है। सरकार क्या करती है? सरकार एक सिस्टम बना रखा है कि भाई यहां पर अगर आपको बिजनेस करना होगा तो हम आपको फैसिलिटी देंगे, हम आपको सड़क देंगे, हम आपको बिजली देंगे, ठीक है, एनवायरमेंट देंगे, सिक्योरिटी देंगे, पूरा एक माहौल देंगे, पानी देंगे आपको। ठीक है, और इसके बदले में थोड़ा बहुत आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स पे करना पड़ेगा क्योंकि आप जो यहां का वातावरण इस्तेमाल कर रहे हो, जमीन इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो एक आपको पर्टिकुलर टैक्स पे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब वो टैक्स जो होता है वो डिपेंड करता है अलग अलग चीजों पे, लेकिन एक मिनिमम अमाउंट से लेकर थोड़ा ज्यादा अमाउंट तक टैक्स होता है जो आपको देना पड़ता है। ठीक है, और वही टैक्स जो होता है वो किसी भी देश की इनकम होती है। कोई कंट्री कितना पैसा कमाता है वो डिपेंड कई बातों पे करता है, लेकिन एक बात ये भी डिपेंड करता है कि वो टैक्स पे कर रहे हैं कि नहीं पे कर रहे हैं। ठीक है, तो सरकार को पैसा कहां से रेवेन्यू आता है? टैक्स के माध्यम से आता है। वैसे कई और साधन भी है, लेकिन टैक्स एक बहुत बड़ा जरिया है। और वही पैसा सरकार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में, सैलरी देने में लगाती है। ठीक है, अब मान लो कोई ऐसा व्यापारी जो हिंदुस्तान में रहता है और उसको लगता है कि मैं ये टैक्स क्यों पे करूं, या मेरी फैक्ट्री, अगर मैं फैक्ट्री लगा रहा हूं तो इंडिया में जो टैक्स है मान लो 30% आपको टैक्स पे करना है। मान लो आपको 30% टैक्स पे करना है आपको। अब उसने कहा कि यार अगर मैं कोई कंपनी इंडिया में रजिस्टर करूंगा तो मुझे 30% टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसको मैं कैसे बचाऊं, क्योंकि यही तो मेरा प्रॉफिट होगा। अब क्या किया जाए? तो वो कई तरह के वो हथकंडे अपनाता है। उसी वजह से एक हथकंडा क्या है कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसको हम बोलते हैं टैक्स हैवन कंट्रीज। क्या बोलते हैं? टैक्स हैवन कंट्रीज।
टैक्स हेवन कंट्रीज, जिसमें कुछ उदाहरण देता हूं। मॉरिशियस हो गया, ठीक है, बहामास हो गया, वर्जिन आइलैंड हो गया। ऐसे कई कंट्रीज, छोटे छोटे द्वीप हैं जिनका इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग नहीं है, वो टूरिज्म पे चल रही हैं या इसी तरह से कुछ टैक्स में जो फायदा करके वो चल रही हैं। जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड बहुत रईस कंट्री है लेकिन टैक्स हेवन कंट्री है। लेकिन टैक्स हेवन कंट्री करती क्या है ये समझते हैं हम लोग। टैक्स हेवन कंट्री बोलती है कि भाई आप हमारे देश में अगर फैक्ट्री लगाओगे, कंपनी रजिस्टर्ड करोगे, तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आप हमारे देश में कोई कंपनी लगाते हो तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा या वेरी वेरी लो टैक्स पे करना पड़ेगा। मान लो यहां पे 30% टैक्स लग रहा है, यहां पर लग जाएगा 0.30% टैक्स, ठीक है। अब भाई इंडिया में कोई कंपनी रजिस्टर्ड करेगी तो उसको 30% टैक्स लग रहा है, ठीक है। मॉरिशस में कोई कंपनी वही कंपनी रजिस्टर करती है तो उसका 0.3% टैक्स लग रहा है या टैक्स ही नहीं लग रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि कंपनियां क्या करती हैं, वो इंडिया में छोड़कर वो यहां पर बस जाती हैं, यहां से व्यापार करती हैं, यहां पर रजिस्टर कर लेंगी ये, ठीक है। और फिर यहां से रजिस्टर करने के बाद व्यापार इंडिया में करती हैं, रजिस्टर्ड यहां पे हो रही हैं, ठीक है, व्यापार इंडिया में कर रही हैं। इंडिया वाले कह रहे हैं कि तुम संसाधन तो हमारा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन करने की बारी आई तो चले गए तुम टैक्स हेवन कंट्रीज के, पर मॉरिशस चले गए। ये क्या, कहां की वो चीज है। तो ऐसे कंट्रीज जो कि इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं कि ऐसे कि जो कंपनियां हैं वो इधर आ जाएं जहां पे उनको टैक्स ना देना पड़े, जहां पे उनको बहुत कम टैक्स देना पड़े, ऐसे कंट्रीज को हम टैक्स हेवन कंट्रीज बोलते हैं। बहुत सारे सुपर रिच, समझना इस बात को, बहुत सारे सुपर रिच बिलियनियर्स जिसे कहते हैं, इंडिया की संदर्भ में कह रहा हूं, बहुत सारे सुपर रिच लोग जो हैं वो इंडिया छोड़कर विदेश में बसना शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इंडिया में टैक्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसे टैक्स हेवन कंट्री में चले आ रहे हैं, यहां बस जाते हैं, कहने को इंडियंस हैं लेकिन अपने आप को यहां पर रजिस्टर करा दिया उन्होंने, सुपर रिच। इससे नुकसान क्या हो रहा है कि आपके देश से बहुत सारे रईस लोग चले जाते हैं, तो यही लोग तो इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपको क्या लगता है कि आम गरीब आदमी इन्वेस्टमेंट करेगा? नहीं, यही तो फैक्ट्रीज लगाएंगे और यही अगर बाहर चले जाएंगे तो इससे नुकसान होता है। अब ये बाहर जाते हैं तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन और जगह भी करते हैं, लेकिन आपके एसेट्स है ना, ये सुपर रिच लोग बने हैं, ये आपके एसेट्स हैं, वो बाहर चले जाएंगे तो नुकसान तो होगा ना, ठीक है। चलिए, अच्छा अब क्या हुआ, ऐसे सुपर रिच लोग होते हैं जो हमेशा इस ताक में रहते हैं कि किसी दूसरी कंट्रीज में जाकर हम वहां पर इन्वेस्ट लगाएं। तो ऐसे ही एक काम किया अमिताभ बच्चन साहब ने। अमिताभ बच्चन ने 1993 में अमिताभ बच्चन साहब ने एबी ने 4 कंपनी रजिस्टर्ड की, 4 कंपनीज को रजिस्टर कराया, 4 कंपनी को रजिस्टर कराया। कहां कराया? 3 कराया उन्होंने बहामास में और 1 कंपनी रजिस्टर कराई उन्होंने वर्जिन आइलैंड में। इंडिया से बाहर ये दोनों ही देश, चाहे बहामास हो चाहे वर्जिन आइलैंड हो, ये दोनों ही टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, ठीक है, टैक्स हेवन है ये। यहां पर अमिताभ बच्चन साहब ने कंपनी रजिस्टर्ड करा दी, ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन को भी छुपा लिया, सब कुछ होता है यहां टैक्स हेवन कंट्रीज के अंदर। बहुत कम इंफॉर्मेशन होती है कि कंपनी किसकी है, क्या करता है, वो पता लगता ही नहीं है। उन देशों का एक ही मकसद होता है कि किसी तरह से ऐसे लोग यहां पर आ जाएं और यहां रजिस्टर करें, उनको पूरी फैसिलिटी मिले कि अपने आप को छुपा सके और व्यापार कर सके, क्योंकि उन देशों की कंट्री, इन टैक्स हेवन कंट्रीज की इकोनॉमी इन्हीं चीजों पर चल रही होती है। अब जब अमिताभ बच्चन ने ये रजिस्टर कराया होगा तो बहुत कम इंफॉर्मेशन दी होगी अपने बारे में, वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, किस तरह से करते हैं, बहुत कम। जैसे कि आप स्विट्जरलैंड की बात करते हो, स्विट्जरलैंड के बैंक में पैसा जमा है, लेकिन स्विट्जरलैंड के बैंक ने कानून पारित कर रखा है कि उन बैंकों में किस किस बंदे का पैसा जमा है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, और वो पार्लियामेंट ने बोला हुआ है, मतलब स्विट्जरलैंड के पार्लियामेंट ने ये कानून आके बोला है कि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दोगे। तो अगर जो रईस लोग होते हैं, अमिताभ बच्चन जैसे लोग, वो क्या करते हैं, वो तो ये ना कि इंफॉर्मेशन कम से कम रहे,
कम से कम हमारे बारे में पता लगे लोगों को कि हमारा अकाउंट खुला है या नहीं खुला है। तो ऐसे लोग में 4 कंपनीज बनाई 1993 में, ठीक है। इसमें ऐश्वर्या राय को भी जोड़ लिया गया, ऐश्वर्या राय को जोड़ लिया गया, उनके पेरेंट्स को भी जोड़ लिया गया, ऐश्वर्या राय को जोड़ा गया, इनके पेरेंट्स को भी जोड़ा गया। शुरू में इनको कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया कि आप कंपनी के डायरेक्टर हो, जो कि बाद में शेयर होल्डर के रूप में इनका मेंशन किया गया। मतलब पहले तो कंपनी के डायरेक्टर के रूप में इनको किया, ऐश्वर्या राय को और इनके पेरेंट्स को, बाद में कंपनी के शेयर होल्डर के रूप में इनको रखा गया, ठीक है। अब जब आप डायरेक्टर बन जाते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि भाई कंपनी काम क्या कर रही है, कौन सा ट्रांजैक्शन कर रही है, जो काम कर रही है उससे पैसा कितना आ रहा है, उससे रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, उसमें टैक्स कितना पे किया जा रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ऐश्वर्या राय पहले डायरेक्टर बनती है, बाद में शेयर होल्डर बन जाती हैं, ठीक है। कंपनी उनकी जो होती है वो 2000 कुछ 1-2 कंपनी और भी हैं, 2005 में कंपनी रजिस्टर्ड होती है और 2008 में वो खत्म भी हो जाती है। तो ये सब भी चीजें हुई कि कुछ कंपनियां बनाई गई और कुछ कंपनियां खत्म भी कर दी गई। तो ऐसा क्या हो गया कि कंपनी 2008 में बंद कर दी गई, उसकी इंफॉर्मेशन भी जरूरी होती है, ठीक है। तो अब जो ये काम कर रही हैं अमिताभ बच्चन के उसमें, तो ये सब अकेले नहीं कर पाते हैं लोग, इनके लिए कुछ हेल्प करने वाले लोग होते हैं। कुछ जैसे कि कंपनीज होती हैं, लॉ फर्म जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं उनको, लॉ फर्म। लॉ फर्म, इसी में एक लॉ फर्म का नाम है मोज़ैक, क्या नाम है उसका, मोज़ैक फोरेंसिका, फोरेंसिका, मोज़ैक फोरेंसिका एक कंपनी है, लॉ फर्म है, जिसका काम क्या है कि जो भी व्यक्ति, अमिताभ बच्चन जैसा व्यक्ति इन कंपनी को अप्रोच करेगा तो अपने क्लाइंट के लिए वो ऐसे टैक्स हेवन कंट्रीज में उनके कंपनीज को रजिस्टर कराएंगे। ये लॉ फर्म जो है यही काम करती है कि वो अमिताभ बच्चन के बिहाफ पर इन देशों में कंपनी रजिस्टर कराती हैं, ठीक है। लगभग 30,000 से ज्यादा क्लाइंट हैं मोज़ैक फोरेंसिका के, 30,000 से, मतलब 30,000 क्लाइंट हैं जिनके लिए इन्होंने काम किया। और ये कहां पे रजिस्टर्ड है, वैसे तो स्पेन की है, लेकिन अमूमन ये पनामा में काम करती हैं। कहां करती हैं, पनामा। पनामा कहां है आपका, साउथ अमेरिका में, पनामा में करती हैं। 30,000 क्लाइंट हैं इनके, 30,000 कंपनी को रजिस्टर्ड किया उन्होंने, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि 2016 में कुछ चीजें लीक हो गई। लीक क्या हुई कि इनकी खबरें जो हैं वो इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, जो कि वॉशिंगटन पोस्ट का आता है, ठीक है, इनके रिपोर्टर्स को खबर लगी कि भाई पनामा में जो कंपनी है मोज़ैक फोरेंसिका, ये जो है कुछ गड़बड़ कर रही है, और उन लोगों ने उस कंपनी का पूरा जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको खंगालना शुरू किया। अब चूंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा है, 30,000 कंपनीज हैं, ठीक है। अब 30,000 कंपनीज के डॉक्यूमेंट तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो इन्होंने एक कंसोर्शियम बनाया। कंसोर्शियम क्या बनाया, एक तरह के ग्रुप बनाया, एक ग्रुप बनाया जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। मतलब इसमें बहुत सारे अलग अलग देशों के जर्नलिस्ट भी अपना सहयोग, तो इस जो लाखों तरह के पन्ने होते हैं उनको पढ़ना भी तो होता है, ठीक है। तो उसके लिए एक तरह का ICIJ बनाया गया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने काम किया, अलग अलग फील्ड के लोगों ने काम किया, और उन्होंने ये चीज निकाली कि लगभग 20,000 करोड़ रुपए का पूरा मैटर यहां पर चल रहा है, 20,000 करोड़ का। अब ये 20,000 करोड़ की, क्योंकि इसमें टैक्स चोरी हुई है, कोई इंफॉर्मेशन सरकार को दी नहीं गई है, कुछ नहीं दिया गया है, तो ये 20,000 करोड़ रुपए का जो कि टैक्स चोरी हुई है, इसकी इंफॉर्मेशन लीक हुई। और इसमें बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बहुत बड़े बड़े अभिनेता, नेता सब इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है। और जब ये 2016 में ये खबर लीक हुई
कि ऐसे लोग भी हैं जो कि फर्जी नाम से या फर्जी आइडेंटिटी के साथ या फर्जी तरीके से ऐसे टैक्स हेवन कंट्रीज में काम कर रहे हैं और वहां से टैक्स की चोरी कर रहे हैं। तो लगभग 26 देशों ने इस पे काम किया और अभी तक खबर आई है कि ICIJ की जो रिपोर्ट आई है उस पर उन्होंने एक्टिवली काम किया और लगभग 1.2 बिलियन डॉलर का जो है वो टैक्स जो है उन्हें वापस लेकर आए हैं। यानी 22 कंट्री जो हैं इन रिपोर्ट के हिसाब से, जैसे अमिताभ बच्चन के लिए हो गया था, ऐसे और भी लोगों हैं। तो जब उन्होंने रिपोर्ट जमा की कि हाँ भाई फला आदमी है, उसका अकाउंट यहां पर है, फला आदमी उसका अकाउंट यहां पर है, तो लगभग $1.25 बिलियन जो है लगभग 22 कंट्रीज जो हैं वो अपने लिए ला चुके हैं ये। ठीक है। अब ईडी ने ऐश्वर्या राय को फोन किया, ऐश्वर्या को फोन किया और समन दिया और बोला क्या बोला ये है कि भाई 2004 के बाद से जो भी आपका रेमिटेंस आया है उसकी इंफॉर्मेशन आप पब्लिक को दो, मतलब हमें दो। रेमिटेंस क्या होता है? जो पैसा जो इंडियंस, मतलब ये इंडिया है और ये आपका फॉरेन है, कोई भी कंट्री हो सकती है, फॉरेन कंट्री हो, तो जो इंडियंस हैं वो काम करने आते हैं, इंडियन वर्कर। ठीक है। इंडियन वर्कर्स यहां पे काम करते हैं अलग अलग कंट्रीज में, जैसे दुबई हो गया, सऊदी हो गया, अमेरिका हो गया। ठीक है। और वहां पे काम करने के बाद ये लोग पैसा भेजते हैं, इंडिया भेजते हैं अपने परिवार को, अपने घर वालों को। तो इसको बोलते हैं हम लोग रेमिटेंस। वर्कर यहां पे इंडिया से जाते हैं और इन कंपनी में काम करके अपने परिवार को जो पैसा भेजते हैं, इसको रेमिटेंस कहते हैं। और इंडिया जो है वो नंबर 1 है रेमिटेंस में। इंडिया कौन है? नंबर 1 है रेमिटेंस में। लगभग 90 बिलियन डॉलर का पैसा विदेशों से हिंदुस्तान आता है हर साल। 90 बिलियन। इंडिया नंबर 1 है, चाइना नंबर 2 है। ठीक है। इतना पैसा आता है जो कि लगभग 2.5% होता है जीडीपी के, जो कि मोर देन है हमारे हेल्थ बजट से। इतना पैसा सिर्फ रेमिटेंस से हर साल इंडिया में आता है विदेशों से। नंबर 1 इंडिया चल रही है, 90 बिलियन डॉलर का पैसा हर साल आता है, जो बहुत बड़ी बात है। 2.5% ऑफ जीडीपी है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है। अब ये रेमिटेंस, जो कि अगर ऐश्वर्या की बात करते हैं तो रेमिटेंस मतलब ऐश्वर्या ने कौन सा काम किया, उनकी कंपनी ने कौन सा काम किया और उसे कहां से पैसा, कितना फायदा हुआ ऐश्वर्या को, इसकी इंफॉर्मेशन ईडी ऐश्वर्या से मांग रही है। ठीक है। तो अब ऐश्वर्या क्या बोलेंगी, क्या बताएंगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, पैसे का हेरफेर है, ब्लैक मनी का केस है, ये सब चलता है। एक वर्ड आता है हवाला। हवाला क्या होता है? क्या सुना है? हवाला क्या है, समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। मान लो 2 कंट्री हैं ए और बी, 2 कंट्री हैं ए और बी। ठीक है। अब मान लो यहां पर कोई बंदा बैठा हुआ है, एक्स नाम का बंदा जो है वो, अब उसकी फैमिली यहां पर रह रही है बी में। 2 कंट्रीज हैं ए और बी। ठीक है। और एक्स वाला बंदा जो है उसको अपनी फैमिली के बाद पैसा भेजना है। तो एक तरीका तो क्या होगा कि वो बैंक के माध्यम से पैसा भेज दे। लेकिन जब वो अपने बैंक के माध्यम से पैसा भेजेगा तो उसको क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं कि अगर वो 1 करोड़ रुपया अपने परिवार को भेजेगा तो हो सकता है उस पर टैक्स जो है वो लेट सपोज 10% का लग जाता है, तो 10 लाख का टैक्स हो जाएगा। क्यों? एक करोड़ रुपए अगर अपने परिवार को भेजता है तो लेट सपोज 10% का टैक्स है, तो 10 लाख पे करना पड़ेगा उसे। अब वो कहा कि यार ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्या किया जाए? तो इस 10 लाख को बचाने के लिए वो दूसरा रास्ता खोजता है।
वो जाता है, मान लो कोई भाई के पास जाता है, कहता भाई मेरा पैसा जो है अमेरिका भेज दो मेरे परिवार के पास, ठीक है, क्या ठीक है मैं भेज दूंगा, लेकिन मेरा जो कमीशन आएगा वो 2% होगा, यानी कि 2 लाख रुपया। ठीक है यार, 10 लाख रुपए तो मुझे बैंक को देने पड़ रहे हैं, इन भाई साहब को मैं 2 लाख रुपए दे देता हूं, मेरा पैसा पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, ये डील कर लेते हैं। अब जो ये भाई साहब हैं, ये क्या करेंगे, इनका एक नेटवर्क होगा इस कंट्री के अंदर, इस कंट्री में इनका नेटवर्क होगा। ये अपने बंदे को फोन करेंगे और बोलेंगे देखो ऐसा है, मेरा एक क्लाइंट है जिसने मुझे 1 करोड़ रुपया मेरे पास डिपॉजिट करा दिया है, ठीक है, तुम उसके पते पे जाकर उसकी फैमिली को 1 करोड़ रुपया दे दो, ठीक है। अब इन्होंने इसको फोन किया, इन्होंने 1 करोड़ रुपया अपने उनकी फैमिली को दे दिया, और इसके बदले में 2% जो है इन्होंने कमा लिए, इनको पैसा मिल गया, ठीक। हाँ, कहाँ गया, नहीं बता रहा हूं भाई। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फोन किया, इन्होंने अपने पैसे जेब से पैसे यहां दे दिया, ठीक है, इन्होंने कमीशन 2% की कमीशन दे दी। अब यहां देखो, यहां पर खाली इंफॉर्मेशन शेयर हुई है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हुई है, कहा भैया पैसा दे दो। यहां पर एक्चुअल मनी ट्रांसफर नहीं हुई है, एक्चुअल मनी ट्रांसफर नहीं हुई है, मतलब कि पैसा नहीं गया है। नेटवर्क बना हुआ सबका ना, कि जैसे मेरे पास पैसा आ गया है तो वहां जाके 1 करोड़ रुपए जमा कर दो, पैसा जमा कर दिया उन्होंने। अब कोई बैंक नहीं है बीच में, कुछ नहीं है, अब इनकी आपस में शेयरिंग जैसे होगी वो हो जाएगी, मतलब इनकी और इनकी जो आपस में शेयरिंग होगी वो हो जाएगी, बाद में जो काम होता रहता है। इनको 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, इसमें तो जो शेयरिंग करनी वो कर लेंगे लोग। अब ना इन्होंने बैंक को इन्वॉल्व किया, ना बैंक की तरह टैक्स पे किया, ना सरकार को इन्वॉल्व किया। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हवाला। कहता हवाला के जरिए पैसा आया है, हालांकि जो सिस्टमैटिक बैंकिंग सिस्टम है उसके नहीं आया है, ऐसे इस इलीगल तरीके से आया हुआ है, किसी भाई को फोन कर दिया, किसी कुछ कर दिया, ठीक है। तो यही कुछ चीजें होती हैं जो हमें इकोनॉमी में समझनी होती हैं इसके अंदर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ऐश्वर्या का चल रहा है। अब पनामा लीक मामले में क्या इंफॉर्मेशन रहेगी, कैसे जांच बढ़ती है, वो वक्त बताएगा। ऐश्वर्या ने कुछ गलत किया होगा तो उनके खिलाफ केस बनेगा, उनको फाइन पे करना पड़ेगा, उनको जो भी है वो लीगल एक्टिविटी में उनको जाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ब्लैक मनी समझी, हमने हवाला समझा, हमने रेमिटेंस समझा, ठीक है, हमने आपका टैक्स हेवन कंट्री समझ लिया, ठीक है। थैंक यू।